हेलो बेटा, आज हम शुरू करेंगे ग्रेविटेशन। न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, थोड़ी थ्योरी है। थ्योरी थोड़ी ज्यादा है न्यूमेरिकल्स के कंपैरिजन में, बट बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं सीबीएसई में। इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ग्रेविटेशन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये न्यूटन ने दिया था। नाउ ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स, हमेशा अट्रैक्ट्स होगा, अट्रैक्ट्स every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. कोई भी दो मासेस इस यूनिवर्स के आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the that is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. इसको हम ऐसे लिखते हैं F proportional to m1 m2 and it is inversely proportional to r square. ये दो फैक्टर्स हैं जिस पे फोर्स डिपेंड करती है। आप इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दीजिए, F proportional to m1 m2 by r square. So F आ जाएगा G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की अभी बात करूंगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी होगी। सो फोर्स इज जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इसमें आप इस जी को नाम देते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसा जो हर जगह सेम रहे, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, चाहे कुछ भी हो, इसकी वैल्यू कैपिटल जी की हमेशा सेम रहेगी, एंड दैट वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट कैसे निकाले? मैंने यहां से निकाले, इस फॉर्मूले से। आपके पास जी का फॉर्मूला क्या बन गया? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। एफ के क्या हो गए? न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में किलोग्राम स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसके यूनिट्स हो गए। अगर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करते हो 6.67 इंटू 10 टू पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू है किसकी? कैपिटल जी की, विच इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी क्या होंगे? आपके पास जी है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो जी के डायमेंशंस होंगे, फोर्स के डायमेंशंस m1 l1 t-2, एफ आर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, अपॉन m1 m2 मतलब दो मासेस, तो m2 कंबाइन करो बना m-1 l3 t-2। ये कैपिटल जी के क्या हो गए? डायमेंशंस। ठीक है जी, तो ये कैपिटल जी के डायमेंशंस हैं और ये कैपिटल जी की वैल्यूज हैं इन सीजीएस एंड एसआई यूनिट्स। आसान लगा? तो ये तो आपका था पहला पॉइंट इसका। दूसरा, इसके आ जाते हैं स्पेशल फीचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे आगे। सबसे पहला, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के स्पेशल फीचर्स में सबसे पहला फीचर क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन two masses is
independent of the medium in which masses are kept. किस मीडियम में मासेस है उस पर डिपेंड नहीं करता। दो मासेस एयर में है, उनके बीच में कुछ फोर्स है, सेम डिस्टेंस रख के अगर मैं पानी में डाल दूं फोर्स सेम रहेगी। फोर्स चेंज कब होती है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप आगे पढ़ोगे बड़े होके 12th क्लास में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होती है, ये वाली ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच द मासेस आर केप्ट। क्लियर? बहुत काम आएगा ये पॉइंट। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स between two masses is independent of the presence of other masses. दो मासेस हैं m1 m2, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है gm1 m2 by r स्क्वायर। कोई तीसरा मास आ गया साइड में, रिजल्टेंट भले ही चेंज हो जाए पर दो मासेस की जो आपस की फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगी, कोई भी और मास आ जाए। सो वो इंडिपेंडेंट होती है किसी और मास की प्रेजेंस से। तीसरा पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अब ये क्या चीज है? सेंट्रल फोर्स से मेरा क्या मतलब है? सेंट्रल फोर्स कौन सी होती है? Central force is a force which act along the line joining centers of the two bodies. दो बॉडीज हैं, दो मासेस हैं, ये दो मासेस हैं, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो किस लाइन के अलोंग होगी? दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, इस लाइन के अलोंग होगी। जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, m1 है, ये m2 है, सो m1 m2 को अपनी तरफ इस लाइन के अलोंग खींचेगा। दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट, F2। m2 m1 को इस तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो फोर्स एक्ट करती है उसको हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रल फोर्स। ठीक। फोर्थ पॉइंट ये आपने पहले पढ़ा है वर्क एनर्जी पार में। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का तो मतलब मालूम है, वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स, कमजोर फोर्स है। कितनी कमजोर है? इट इज अराउंड 10⁻40 टाइम्स वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻40 टाइम्स वीक होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है 100 टाइम्स वीक होती है अराउंड। तो यानी ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? न्यूक्लियर। उससे वीक कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे वीक कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बट क्योंकि ये वीक है तो इसकी रेंज ज्यादा है, मतलब लंबे डिस्टेंसेस तक वैलिड रहती है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। मतलब जैसे सपोज सन और अर्थ है, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो कितना बड़ा डिस्टेंस है, स्टिल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। बट अगर मैं सन पे एक चार्ज को रख दूं और मास अपने पास एक चार्ज को रखूं, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज कम होती है। सबसे कम रेंज न्यूक्लियर फोर्स की होती है। तो जो फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगी उसकी रेंज उतनी कम होगी, जो फोर्स जितनी वीक होगी उसकी रेंज उतनी ज्यादा होगी। यहां तक पॉइंट्स क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन obeys
न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब फर्स्ट मास सेकंड पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स वैल्यू में सेकंड मास फर्स्ट पे लगाएगा, डायरेक्शन अपोजिट। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। कितनी वैल्यू देखते हैं, अब इसको प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ आ जाता है एग्जाम में। ध्यान दो, मेरे पास दो मासेस हैं m1 और m2। दोनों के सेंटर्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। ठीक है, मैंने माना F12 फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। कहां होगा ये? m1 पे फोर्स m2 की वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स सेंट्रल है तो इस तरफ, ये हो गया F12 फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड। इसी तरह से F21 फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, ये होगी इस तरफ अट्रैक्टिव। मानते हो बेटा? अगला डिस्टेंसेस, हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा है फोर्स का, डायरेक्शन भी तो देखनी है, उसके लिए यूनिट वेक्टर्स चाहिए। R12 मान लिया 1 से 2 की तरफ, R12 है यूनिट वेक्टर फ्रॉम m1 टू m2, m1 से m2 की तरफ यूनिट वेक्टर R12, और R21 है सेकंड से फर्स्ट की तरफ यूनिट वेक्टर फ्रॉम m2 टू m1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका वैल्यू देखते हैं। F12 वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड क्या हो गया? G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? F12 किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट। उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है? R12, तो यूनिट वेक्टर यूज होगा R12। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर क्या देता है? वेक्टर। तो ये हो गया F12 वेक्टर। क्लियर? अच्छा, रख लो संभाल के। इसी तरह F21 वेक्टर, F21 क्या हो गया? G m2 m1 बाय r स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है? R21, तो यूनिट वेक्टर यूज हुआ R21। मानते हो बेटा? नाउ R21 इज नेगेटिव ऑफ R12, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, सो पुट कर दो R21 की जगह नेगेटिव R12 माइनस G m2 m1 बाय r स्क्वायर इंटू R12, और ये आ गया माइनस F12। फर्स्ट इक्वेशन यूज कर ली मैंने, मतलब एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इसने वेरीफाई कर दिया। क्लियर? देयरफॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं। ये तो इसके सारे स्पेशल फीचर्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये नोट्स में नहीं दिया हुआ मैंने। वेक्टर फॉर्म क्या है इसकी? वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं? एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं। एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया। इस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो मासेस मान लिए, m1 एंड m2। m1 का पोजीशन वेक्टर माना r1, m2 का पोजीशन वेक्टर मान लिया r2। ठीक है, m1 का पोजीशन वेक्टर कौन है? r1। m2 का पोजीशन वेक्टर कौन है? r2। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिया r। m1 m2 को क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये फोर्स हो गई F ऑन सेकेंड बिकॉज F ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड, और m1 m2 को ये हो गया F21।
अब आप वेक्टर इक्वेशन लिखने से पहले यूनिट वेक्टर्स ले लो, R12 1 से 2 की तरफ, R21 2 से 1 की तरफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी पहले किया। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस आएगा अभी देखते हैं। पहले तो वही R12 इट इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम M1 टू M2, R21 it is unit vector from M2 to M1। क्लियर बेटा? 1 से 2 तक का यूनिट वेक्टर, 2 से 1 तक का यूनिट वेक्टर। अच्छा, अभी पिछले केस में हमने यूनिट वेक्टर्स में लिया था, सो R12 मैंने बोल दिया था नेगेटिव ऑफ R21 के बराबर है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन अपोजिट है। R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R के बराबर है, एक ही बात है। 1 से 2 तक टोटल लेंथ मेजर करो या 2 से 1 तक टोटल लेंथ मेजर करो, लेंथ तो उतनी रहेगी। एक्सप्रेशन लिखते हैं फोर्सेस के। F12 Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, डायरेक्शन के लिए F12 की डायरेक्शन कौन सी है? ये रहा F12, इसकी डायरेक्शन है R12 की, तो ये आ गया R12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक सारा क्लियर। वही पिछला स्टेप ही लिखा है मैंने। फर्क क्या आएगा? अब मैं यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट कर दूंगा वेक्टर में। कैसे? Gm1 m2 आर स्क्वायर को मैं R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं, एक ही बात है। लिख सकता हूं कि नहीं? R12 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो या R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो, फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, R12 मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R12 मैग्नीट्यूड इंटू R12 यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं। मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर क्या बन गया? मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर। तो ये मेरे पास आ गया Gm1 m2 बाय R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। क्लियर? ये वेक्टर फॉर्म हो गई, अभी कंप्लीट नहीं हुई यूनिट। अब आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में देखो, ये था R1, ये था R2, दोबारा बना रहा हूं डायग्राम। R12 का मतलब हुआ 1 से 2 की तरफ, ये हो गया R12। अब आप ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो। ट्राइंगल लॉ अगर मैं अप्लाई करता हूं तो R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2, सो R12 कितना हुआ? R2 माइनस R1। सब्स्टिट्यूट कर दो, ये एक्सप्रेशन मेरे पास बन गया Gm1 m2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1। ये हो गया F12। क्लियर? समझ में आया? समझ में आ गई बेटा बात? सो ये जो है, ये है कंप्लीट वेक्टर फॉर्म, मतलब इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर आपका फोर्स का एक्सप्रेशन है। ये कुछ क्वेश्चंस में काम आएगा। सिमिलरली यू मे राइट F21 इक्वल टू Gm1 m2 बाय मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। ये F21 का एक्सप्रेशन हो गया। ये दोनों एक्सप्रेशंस काम आएंगे जब हम वेक्टर फॉर्म में न्यूमेरिकल्स को कुछ करेंगे। बहुत कम यूज होते हैं, बट है आपके कोर्स में। क्लियर? समझ में आ गया? चलें अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन हॉलोस्फीयर एंड मास। पहले हॉलो के लिए करेंगे, फिर सॉलिड के लिए करेंगे। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको हम शेल थ्योरम भी बोलते हैं। अगर ये कोई बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, चाहे वो हॉलो है चाहे सॉलिड है, ये एक मास है m1, सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक और बॉडी है पॉइंट मास m2, तो फोर्स जो होगी वो होगा Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको एज अ पॉइंट मास ट्रीट करोगे। फर्क कब आता है? अब आता है।
अगर आपके पास ये एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड है मतलब बीच में मास है, ये m1 मास है, इसके अंदर अगर एक यहां पे पॉइंट मास लेता हूं m2, इस पे अगर फोर्स निकालनी है तो आप पूरे m1 का मास नहीं लोगे, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना दोगे, एक कॉन्सेंट्रिक शेल बना दोगे। इस शेल का मास सपोज m1 डैश है, तो सेंटर और इसके बीच में सपोज r डिस्टेंस है, तो जो फोर्स होगी वो होगा g m1 डैश m2 बाय r स्क्वायर। पूरे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी, सिर्फ किस मास की वजह से लगेगी, जो उसके कॉन्सेंट्रिक स्फीयर में एनक्लोज्ड है। मतलब अगर एक हॉलो स्फीयर है, ये कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है, ये हॉलो मास है, आपने अंदर यहां एक m2 मास कंसिडर करा, ये सेंटर है इसका बड़े वाले का। अगर मैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाता हूं, सो m1 वाले का कितना मास एनक्लोज्ड है, कुछ मास एनक्लोज नहीं है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। तो मास सिर्फ किसका लेना होता है, जो कि एनक्लोज्ड मास हो। जैसे इसका एग्जाम्पल, ये अर्थ है हमारी, अर्थ के आप सरफेस पे हो तो आप पे पूरी अर्थ की वजह से ग्रेविटी लगती है, बट जब आप अर्थ में अंदर चले जाओगे, खड्डा खोद के अंदर जाओगे, तो ग्रेविटी सिर्फ इतने पोर्शन की वजह से लगेगी, जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। इसको बोलते हैं क्या, शेल थ्योरम, आगे काम आएगी। ठीक, समझ में आ गई। लास्ट टॉपिक आज का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अब देखो, दो मासेस के बीच में फोर्स तो इस पे डिपेंड नहीं करती कि थर्ड मास कौन सा है, बट आपस की जो फोर्स होगी, अगर तीसरा मास आ जाए तो किसी एक मास पे टोटल फोर्स तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब सपोज m1 m2 पढ़े, एक m3 आ गया, तो m1 पे अब m2 भी लगा रहा है और m3 भी लगा रहा है, तो टोटल फोर्स तो बदल गई। सो वो टोटल फोर्स हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। कहते हैं इट स्टेट्स दैट in a group of masses, net force acting on any one mass is the vector sum of individual forces acting on that mass। किसी भी एक मास पे जो नेट फोर्स है, वो वेक्टर सम होती है इंडिविजुअल फोर्सेस का, जो उस मास पे एक्ट करती है। ठीक है, अच्छा कैसे, जैसे सपोज ये बहुत सारे मासेस हैं, m1 m2 m3 m4 और एक m0 मास पे टोटल फोर्स निकालना है आपको। तो फोर्स ऑन m0 मास क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन m0 ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्स ऑन n0 ड्यू टू सेकेंड प्लस फोर्स ऑन m0 ड्यू टू थर्ड एंड सो ऑन, जितने भी हो। बट सिंपली ऐड नहीं करना, वेक्टर सम करना है, मतलब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, जो वेक्टर्स में हमने किए थे। इसके कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। सपोज मुझे बोला टू मासेस 5 kg and 10 kg are placed at a distance of 10 centimeters from each other, दो मासेस हैं, दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है। फाइंड net force on 1 kg mass placed at midpoint
on the line joining the two masses. ठीक है जी, टोटल फोर्स निकालनी है। ओके, डायग्राम बनाते हैं। दो मास है 5 kg 10 kg, दोनों के बीच में गैप है 10 सेंटीमीटर्स का। सेंटर पे एक मास है 1 kg का। इस 1 kg पे टोटल फोर्स निकालनी है। दो फोर्सेस लगेंगी, 5 वाला भी अट्रैक्ट करेगा, 10 वाला भी अट्रैक्ट करेगा। मान लिया ये वाली फोर्स है F1, मान लिया ये वाली फोर्स है F2, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके, सो F1 फोर्स कितनी होगी? G M1 M2 बाय R स्क्वायर। R कितना हो गया इन दोनों के बीच में? 5 सेंटीमीटर्स। माइंडेड ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 5 × 10⁻² का स्क्वायर, कैलकुलेशन हो जाएगा। F2 निकालोगे, G M1 M2 बाय, इनके बीच में भी डिस्टेंस कितना है? 5 × 10⁻²। ठीक है, अब ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? F2 - F1। और डायरेक्शन क्या होगी? बड़े वाले की डायरेक्शन। क्लियर? तो रिजल्टेंट क्या करते हैं? जब दो सेम डायरेक्शन में हो तो एड अप करते हैं, जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी का एक और क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन को करते हैं। सपोज इन अबव क्वेश्चन we have to calculate force on 10 kg mass। टोटल 10 kg मास पे फोर्स निकालनी होती, तो ये 5 kg मास था, ये 10 kg मास है, ये मिड पॉइंट पे 1 kg मास है। आपको इस 10 kg पे टोटल फोर्स निकालनी है। अब 5 kg इसको अट्रैक्ट करेगा, 1 kg भी तो अट्रैक्ट करेगा। सो अब F1 क्या हो जाएगा? G 5 10 बाई डिस्टेंस। 5 और 10 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर का। इतना न्यूटन हो गया F1। F2 कितना हो जाएगा? 1 kg वाले की वजह से G 1 10 बाई, इनके बीच का डिस्टेंस 5 × 10⁻² का स्क्वायर। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों को ऐड कर दोगे, इस तरफ आ जाएगा नेट फोर्स। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट, सेम डायरेक्शन में तो ऐड। यही करते हो वेक्टर सम में। अच्छा, अगर एंगल पे हो तो तब हम जनरली कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। जैसे आपको बोला 3 masses each equal to 1 kg are placed at the 3 corners of an equilateral triangle of side 1 meter. Find net force acting on any one mass. तीनों बराबर है, सिमेट्रिकल है, किसी भी एक मास पे टोटल फोर्स निकालनी है। क्या करोगे? 3 मासेस हैं, M1 1 kg 1 kg और ये 1 kg। सपोज राइट साइड वाले 1 kg पे फोर्स निकालनी है, तो ये 1 kg इस 1 kg को अट्रैक्ट करेगा, मान लिया F1 फोर्स। ऊपर वाला 1 kg इसको अट्रैक्ट करेगा, मान लिया F2 फोर्स। डिस्टेंसेस वगैरह सेम है, तो F1 F2 वैल्यू वाइज बराबर आएंगे। G M1 M2 बाय 1 स्क्वायर, तो कैपिटल G न्यूटन। G की वैल्यू डालनी है सिर्फ, ये तो टोटल नहीं आया, इंडिविजुअल फोर्स आया। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ, 2 मेथड्स हैं इसके करने के। मेथड 1, पैरेललोग्राम लॉ से करो। ये दोनों के बीच में एंगल होगा 60 डिग्री, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। सो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला हो गया √A² प्लस B² प्लस 2AB cos θ। cos 60 कितना होता है? हाफ। वैल्यू डालो,
जी स्क्वायर 2g² cos 60 कट के g², आंसर आ गया g√3 न्यूटन। जी की वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। और एंगल क्या होगा, उसके लिए tan phi लगाओगे। tan phi का फॉर्मूला b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सॉल्व करोगे 30 डिग्री आ जाएगा फाइ। ठीक है, मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ तब चलेगा जब दो फोर्सेस होंगी, दो से ज्यादा होंगी तब कैसे रिजल्टेंट निकालोगे, तब आपको कंपोनेंट्स ही यूज करने पड़ेंगे। तो मैं हर क्वेश्चन कंपोनेंट से करूंगा। यही क्वेश्चन देखो, 1 kg 1 kg 1 kg, इस 1 kg पे टोटल फोर्स चाहिए। सो ये वाला 1 kg इसको अट्रैक्ट करेगा, F1 फोर्स F2 फोर्स ये आप निकाल चुके थे। कंपोनेंट्स बना देते हैं। F1 F2 आपने निकाल लिया था ऊपर के क्वेश्चन में, ऊपर ही G। कंपोनेंट्स ब्रेक करो, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, ये 60 डिग्री एंगल। F1 के दो कंपोनेंट्स, एक एंगल के साथ वाला F1 cos 60 और दूसरा वाला F1 sin 60। मानते हो बेटा, जो एंगल पे उसको कंपोनेंट्स पे कर दिया। तो बेसिकली मेरे पास क्या सिचुएशन आई, इस तरफ दो फोर्सेस आई, एक F2 और एक F1 cos 60, और एक फोर्स आई ऊपर की तरफ F1 sin 60। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितनी हो गई, F2 प्लस F1 cos 60। मानते हो बेटा, F2 कितना है G, F1 कितना है G, cos 60 होता है हाफ, आपके पास आया G/3/2 G हॉरिजॉन्टल फोर्स। वर्टिकल में सिर्फ एक फोर्स है F1 sin 60, sin 60 √3/2, सो G√3/2 न्यूटन। ये आ गई वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकालने के बाद रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, √of हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। वैल्यू डालो, √of 9g²/4 प्लस 3g²/4, सो ये आ गया √3g², सो G√3 न्यूटन। ये रिजल्टेंट फोर्स होगी। और ये फाइ एंगल अगर बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, तो tan phi का फॉर्मूला क्या होता है, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बताओ तो रिजल्टेंट क्या होता है, √of हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, और tan phi क्या होता है, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कितना है G√3/2, हॉरिजॉन्टल कितना है 3g/2, g/2 कट गया 1/√3, फाइ आ गया 30 डिग्री। यही निकाले थे पहले भी आंसर, पर वो इजी था क्योंकि ये 2 का है। 3 का होगा तो वो होगा ही नहीं, इसी से करना पड़ेगा। तो बेटर है आदत अपनी कंपोनेंट्स की बनाओ। ठीक है, सो ये था आपका सबसे पहला पार्ट इस चैप्टर का। आज का होमवर्क सुन लीजिए, ये पूरा पार्ट लर्न कीजिए एंड डू एवरीथिंग इन राइटिंग। लिख के करेंगे सारे क्वेश्चंस, सारी चीजें। दूसरा होमवर्क है, अटेम्प्ट करनी है आपको न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 8.7। ये 2 छोटे छोटे काम है। ठीक है जी, समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।